प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है, ये भी एक चीज है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज इम्पैक्ट था, वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था, उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो। तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। तो पहली चीज, लाल पे सिग्नल पास नहीं किया। दूसरी चीज, किस स्पीड पे थे वो। हमारे हर एक लोगों में स्पीडोमीटर होता है, उस स्पीडोमीटर का चार्ट, उसकी हिस्ट्री कि वो कितने स्पीड पे, किस किलोमीटर पे, किस सेकंड पे चल रहा था, दैट कम्स आउट, दैट यू कैन टेक आउट। दैट स्पीडोमीटर ग्राफ हैज बीन टेकन आउट एंड ही वाज विद इन हिज स्पीडिंग लिमिट्स। ही इज अलाउड, ये हाई स्पीड सेक्शन है, 130 किलोमीटर परमिटेड है यहाँ पे। इस ट्रेन के लिए भी 130 किलोमीटर पर आवर परमिटेड है। ही वॉज एट 128 किलोमीटर पर आवर। देखिए, मैं कवच के बारे में फिर से सबको ये बताना चाहती हूँ कि कवच फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत में अपने आप विकसित की गई है। ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको कि कल भारत बाहर एक्सपोर्ट करेगा। ये यूरोप में और अमेरिका के अलावा और कहीं नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। ये हमने उनके आधे दाम पे डेवलप की है और कल को हमारी कैपेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हम ये बाहर के देशों को निर्यात कर सकेंगे। तो फर्स्ट, कवच के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक इफेक्टिव सिस्टम है। दूसरी चीज कि इस तरह की दूसरी चीज कि ये इसको समय लगता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे करीब 70,000 किलोमीटर पे ये डिवाइसेस लगनी है। 70,000 किलोमीटर पे इस तरह की डिवाइसेस इंस्टॉल करना और 10,000 लोकोमोटिव्स पे इनको इंस्टॉल करना एक छोटी चीज नहीं है। इसको करने के लिए हमें फेजिंग करनी पड़ रही है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से सेक्शंस पे हम पहले करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे पूरे इंडिया को कवर करेंगे। इसका पूरा प्लान बन चुका है, इसका सारा पैसा सैंक्शनड है और ये काम शुरू हो चुका है। तो वो सारा टाइमलाइन के साथ काम शुरू हो गया है, पर एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। आप 70,000 किलोमीटर पूरे भारत की बात कर रहे हैं, बट इट विल हैपन। द मनी हैज बीन सैंक्शनड एंड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इज बीइंग डन इन हाउस टू इंश्योर कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी रेल यात्रा को सेफ बना सके।